राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक शराबी की पत्नी जो अपने शराबी पति के अत्याचारों को सहन करते हुए अपनी पति को सबक सिखाती है और अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर एक उचित मुकाम पर पहुंचाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्वाति 12वीं तक पढ़ी थी। उसके परिवार में 4 लोग थे। स्वाति, उसकी सास शारदा देवी, पति सुरेश और एक 4 साल की बेटी रिया। स्वाभाविक तौर पर पति सुरेश एक शराबी था। स्वाति लोगों के घरों में काम करती और उसका लाया पैसा सुरेश छीन लेता था। सुरेश सारा पैसा शराब में उड़ा देता। शराबी सुरेश जो भी होता घर के बर्तन तक बेच देता, लेकिन वह घर में सहयोग नहीं करता था। घर चलाने के पैसे भी मुश्किल से जोड़कर स्वाति रखती थी, लेकिन वह उन्हें भी शराब के नशे में उड़ा देता। शारदा देवी और सुरेश बहुत पुराने ख्यालातों के थे। उन लोगों के अनुसार बेटी बोझ होती है। वे लोग रिया से बहुत नफरत करते थे, जबकि रिया अपनी माँ स्वाति की तरह बहुत सुंदर और सुशील थी। रिया कभी भी किसी बात का उल्टा जवाब नहीं देती थी, वो बस सुन लेती थी। रिया बस उस रात को अपनी माँ से बातें करती थी, बाकी सारा दिन वह चुपचाप रहती थी, क्योंकि शाम को उसकी माँ काम करके लौटती थी और वह बेचारी दादी और पिता के अत्याचारों से सहमी रहती। और रात को उसकी माँ उसे प्यार करती तो अपनी माँ ही उसको अपनी जिंदगी लगती थी। स्वाति को उसके लिए बहुत बुरा लगता था कि इतनी प्यारी बच्ची को उसकी सास और पति बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो मासूम सी दिखने की वाली गुड़िया सी बेटी उनको बोझ लगती है। वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन सुरेश शराब के लिए स्वाति से पैसे मांग रहा था, पर स्वाति यह कहकर मना कर देती है, मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। तुम जैसे लापरवाह और अय्याश आदमी के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस बात पर सुरेश स्वाति को बहुत जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे स्वाति नीचे गिर गई और उसके बालों को खींचते हुए कहता है, मुझे अय्याश कहती है? तेरी इतनी हिम्मत! चुपचाप पैसे दे, वरना तेरी बेटी को भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ दूंगा। स्वाति, कुछ नहीं कर सकते तुम जैसे कायर जो खुद का खर्चा अपनी बीवी की कमाई से निकालते हो, मुझ पे हाथ उठाकर बहादुर बनते हो। स्वाति ने अपने पति को काफी खरी खोटी सुनाई। डरपोक कायर हो तुम, नकारा हो। शुरू से ही तो तुम बेशरम थे, अब और भी ज्यादा बेशरम हो गए हो। अपनी ही बेटी को सड़क पर छोड़ने की बातें करते हो। सुरेश कहने लग, तुझे अभी बताता हूँ। यह कहकर सुरेश रसोई से चाकू लेकर आया और स्वाति को दिखाते हुए कहने लगा, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो यहीं मैं तेरी बेटी की जान ले लूँगा, गला काट दूंगा इसका। तू बता, तुझे अपनी बेटी भूखी मंजूर है या मरी हुई? सुरेश की इस बात से स्वाति बहुत डर गई और वह अपने बटुए से पैसे निकालकर सुरेश को दे देती है। स्वाति जानती थी कि यह इंसान कुछ भी कर सकता है और वह चाकू वहीं फेंक देता है और स्वाति की गर्दन पकड़ते हुए कहता है कि आइंदा मेरे सामने जुबान लड़ाई तो तुम दोनों माँ बेटी की लाशें मिलेंगी गांव वालों को, और वो भी जली हुई। यह कहते हुए सुरेश स्वाति को धक्का देकर आगे चला जाता है, जिससे स्वाति फिर से गिर जाती है। सुरेश तो घर से बाहर चला गया। रिया जो खिड़की से छिप छिप कर सब कुछ देख रही थी, वह स्वाति के गले लग जाती है। स्वाति भी रिया को गले लगाकर रो पड़ती है। उसे अपनी बेटी, उसकी अपनी एक बेटी ही थी जो उसकी अपनी थी। स्वाति के माँ बाप तो चाहकर भी स्वाति की कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह तो बहुत गरीब थे। उन्होंने बहुत उम्मीद के साथ सुरेश के साथ स्वाति की शादी की थी। उनकी नज़र में वह मास्टर का बेटा सुरेश भी अपने पिता की तरह अच्छा इंसान होगा। तो सब उल्टा था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था जैसे उसके माता पिता ने सोचा था। सुरेश के पिता की मौत हो चुकी थी। एक वही थे जिन्होंने स्वाति को अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए आखिरी उम्मीद दिखाई थी कि वह कुछ भी हो जाए अपनी बच्ची को जरूर पढ़ाए। परंतु उसकी सास शारदा देवी तो उसे बहुत ताने देती थी। सुरेश उसके साथ मारपीट करता और उसके पैसे छीन लेता। जहां वो रिया को पढ़ाना चाहती थी, पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, वहाँ वो उसका पेट भी सही से नहीं भर पा रही थी।
वह बहुत मजबूर महसूस कर रही थी अपने आप को। अब रात बहुत हो चुकी थी। स्वाति का घर का काम करके रिया के कमरे में आ गई। वो रिया के पास ही सोया करती थी। रोज की तरह स्वाति रिया को सुलाने के लिए उसे कहानी सुनाने लगी। कहानी भी वह पुरानी सी थी कि एक राजकुमार सफेद घोड़े पर आएगा और उसकी राजकुमारी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। जहां रिया बहुत खुश रही थी, पर रिया का व्यवहार कुछ अलग था। और आज स्वाति को एक जवाब देते हुए उसकी बेटी कहती है, माँ, मुझे नहीं चाहिए कोई राजकुमार, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। राजकुमार बहुत बुरे होते हैं। स्वाति ने कहा, नहीं बेटा, राजकुमार तो बहुत अच्छे होते हैं। वह आपको मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से रखेंगे। रिया कहने लगी, मम्मी, पापा भी तो आपके राजकुमार हैं ना, वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगर मेरे राजकुमार ने मेरी गर्दन पकड़ी तो मैं तो मर जाऊंगी। मुझे हमेशा आपके पास रहना, मुझे नहीं जाना किसी राजकुमार के पास। मासूम सी रिया की बात आज सीधी स्वाति के दिल में लगी। वो मासूम बच्ची सही तो कह रही थी। स्वाति ने भी तो कभी सपना देखा था कि उसका भी सपनों का राजकुमार होगा जो उसका बहुत ध्यान रखेगा, पर उसे तो स्वाति के सपनों का राजकुमार नहीं, राक्षस मिला। स्वाति रिया को अपने सीने से लगा लेती है और उसे समझाती है कि बेटा, आपका राजकुमार पापा के जैसे नहीं होगा, वो बहुत अच्छा होगा जो आपका बहुत ख्याल रखेगा। स्वाति कहने लगी, माँ, मुझे बहुत डर लगता है राजकुमार से, आप अपने ही पास रख लेना मुझे हमेशा हमेशा के लिए। मैं अच्छी बच्ची की तरह आपकी सारी बात मान लूंगी, आप मुझे किसी राजकुमार के साथ मत भेजना। स्वाति कहने लगी। रिया की बात पर बिल्कुल खामोश हो गई और उसके पास बोलने के लिए अब कोई भी शब्द नहीं थे। क्या कहती उससे? कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि उसकी रिया की शादी सुरेश अपने जैसे ही एक जानवर के साथ कर देगा और अभी इसी तरह जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। इस तरह कैसे घुट घुट कर जिएगी मेरी बच्ची। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन स्वाति को काम से आने में देर हो गई। इस वजह से वो जल्दी जल्दी घर का काम निपटा रही थी। रिया कोने में बैठी थी और उसके पास एक गिलास पड़ा था। स्वाति रिया को वो गिलास लाकर देने को कहती है ताकि वह उसे धो दे, पर रिया स्वाति से बोल देती है, माँ, आज मैं गिर गई तो मुझसे चला नहीं जा रहा, आप खुद ही ले जाओ। सुरेश उस वक्त घर पर ही था। रिया की बात सुनकर वो अपने कमरे से बाहर आया और रिया को मारने लगा और ये बड़बड़ाते हुए कहने लगा, सारी जिंदगी इसी घर की छाती पर मूंग दलेगी क्या? चूल्हा चौका सीख ले ताकि तुझे ब्याह दे। ऐसे माँ को ऑर्डर देती है, ऐसे माँ को ऑर्डर देने से काम नहीं चलने वाला तेरा। और स्वाति बीच में आ गई और वह रिया को गले से लगा लेती है, उसे अपनी ओट में छिपा लेती है। सुरेश की माँ अब स्वाति को पड़ती है और कुछ देर बाद वो बड़बड़ाता हुआ बाहर की ओर चला जाता है। रिया रो रही थी। सुरेश की मार की वजह से बेचारी बच्ची का माथा दीवार से लग गया और उसमें से खून रिसने लगा था। स्वाति रिया के घाव पर हल्दी और तेल गरम करके लगाती है और जल्दी से काम निपटा कर उसे कमरे में ले जाती है। रिया अब भी रो रही थी और अपने माथे की तरफ इशारा कर रही थी। स्वाति कहने लगी, अब तो बहुत लाचार महसूस कर रही थी स्वाति अपने आप को कि वो अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पा रही। रिया को रोते रोते नींद आ गई। वह स्वाति की गोद में ही सो गई, पर स्वाति पूरी रात नहीं सो पाई। वो तो पूरी रात रिया को गोद में लिए बैठी रही। सुबह 4 बजे स्वाति रिया को उठाती है। रिया कहती है, क्या हुआ माँ, सोने दो ना थोड़ी देर। स्वाति कहती है, बेटा, हमें कहीं जाना है। तुम्हें नहीं पसंद ना पापा, तो चलो हम बहुत दूर चलेंगे यहाँ से। रिया कहती है, फिर पापा हमें कभी ढूंढे तो नहीं पाएंगे ना? स्वाति कहती है, नहीं, अब हम उन्हें कभी भी नहीं मिलेंगे। रिया जल्दी से उठ जाती है और कहती है, चलो माँ, थोड़ी देर में दादी उठ जाएगी तो वह हमें जाते हुए देख लेगी और पापा को उठा देगी। स्वाति कहती है, हाँ, अभी चलते हैं। फिर स्वाति अपनी बहुत मेहनत से जमा किए गए पैसे निकालती है। ये पैसे पूरे 5000 थे और वह ये पैसे लेती और बस स्टेशन की तरफ चल पड़ती है। सुबह सुबह स्टेशन से बस जयपुर के लिए निकलती थी और बस स्टेशन की तरफ चल पड़ती है। सुबह 6 बजे स्टेशन से एक बस जयपुर के लिए निकलने वाली है और स्टेशन तक पहुंचने में उसे लगभग 1 घंटा लग जाता है। स्वाति चाहती तो वह किसी पास की जगह पर चली जाती,
पर वह तो मेवात से बहुत दूर जाना चाहती थी। वह जयपुर की बस में बैठती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सुरेश का साया भी अब दोबारा उस पर या उसकी बच्ची पर पड़े। वो बस में बैठी बस ये सोच रही थी कि उसे कैसे पैसे जुटाने हैं, दुनिया कैसी है यह बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो सावधान थी। रिया को उसकी गोद में बैठे बैठे फिर से नींद आ गई थी। स्वाति रिया के मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि जो सगुन तुम्हारे चेहरे पर अब है वह हमेशा रहेगा मेरी बच्ची, तू पढ़ लिख कर जिंदगी में जरूर कुछ बनेगी। स्वाति को आज खुशी थी कि वो कम से कम 12वीं तक पढ़ी थी, इसलिए तो उसके अंदर आज इतनी हिम्मत आई कि वो अपनी बच्ची को लेकर घर से भाग आई। दोपहर में बस जयपुर पहुंची। स्वाति रिया को उठाती है और बस से नीचे उतर जाती है। उसके लगभग 1000 रुपये किराए और खाना खरीदने में लग जाते हैं। फिर वो आसपास के लोगों से पूछकर एक धर्मशाला पहुंचती है और वहीं शरण लेती है। जब तक कोई घर नहीं मिलता, स्वाति को वहीं रहने का, धर्मशाला में रहने का फैसला किया। आज वही स्वाति और रिया आराम करती हैं और आश्रम के लोगों से वो किसी स्कूल के बारे में पूछती है। तो धर्मशाला के पास ही एक सरकारी स्कूल था, इसलिए स्वाति कल से ही उसे रिया को स्कूल भेजने वाली थी। शाम को स्वाति रिया के लिए बैग और कुछ ड्रेस खरीदती है। फिर दोनों माँ बेटी धर्मशाला में आकर सो जाती हैं। अगले दिन स्वाति रिया को स्कूल छोड़कर काम ढूंढने लग जाती है। पहले तो उसे एक दुकान में थैले बनाने का काम मिलता है। लगभग 2 घंटे वहाँ थैले बनाने का काम करती है और अपना मेहनताना लेकर आगे चलने लगती है। फिर आगे चलकर उसे एक घर में कपड़े और बर्तन धोने का काम मिलता है। वो काम निपटाती है तो रिया के स्कूल से आने का वक्त हो जाता है, इसलिए वह स्वाति रिया को स्कूल से लेने चली जाती है। आज रिया और स्वाति दोनों बहुत खुश थीं, पर स्वाति ये भी जानती थी कि उसे रोज शायद इतनी आसानी से काम नहीं मिलेगा। वो जब रास्ते से लौट रही थी तब रास्ते में एक जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ बहुत सी औरतें काम कर रही थीं। स्वाति बहुत थक चुकी थी, पर फिर भी वो कंस्ट्रक्टर के पास जाकर उससे पूछती है, क्योंकि वो किसी एक को, अपनी बेटी को एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहती थी और उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। कंस्ट्रक्टर भी जो स्वाति को काम देने के लिए तैयार हो जाता है, पर आधा दिन बीत जाने के कारण वो स्वाति को आधा मेहनताना देने को तैयार हो जाता है। स्वाति रिया को वहाँ काम कर रही औरतों के बच्चों के पास छोड़कर काम पर लग जाती है। स्वाति अपना काम कर रही थी, पर वैसे ही उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसे काम खत्म होते होते चक्कर सा आने लगा। काम खत्म होने के बाद स्वाति रिया को देखती है तो रिया बैठे बैठे किताब पढ़ रही थी, जबकि सब बाकी के जो बच्चे थे वे आसपास खेल रहे थे। स्वाति कहती है, बेटा आप खेल नहीं रहे हो? तो रिया कहती है, माँ मैं गिर गई थी ना, तब से पैर दुख रहा था, इसलिए नहीं खेल रही। और आज ना मैम ने मुझे सीधी लकीर खींचनी सिखाई है, वो मैंने अच्छे से बनानी सीख ली है। थोड़े दिनों में मैम मुझे अक्षर लिखना भी सिखाएगी। स्वाति कहती है, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ना बस मन लगाकर पढ़ना और मेरा बड़ा होकर अच्छे से कामयाब होना और अच्छा इंसान बनना और मेरा नाम रोशन करना। रिया कहती है, ठीक है माँ, पर मुझे भूख लगी है। स्वाति कहती है, चलो अभी हम हमारी राजकुमारी को खाना खिलाते हैं। रिया मुंह बनाते हुए, पर मैं राजकुमारी नहीं हूँ, सिर्फ आपकी राजकुमारी हूँ। स्वाति कहती है, हाँ हाँ मेरी बेटी, सिर्फ मेरी राजकुमारी है। स्वाति रिया को खाना खिलाती है और फिर उसे धर्मशाला वापस ले आती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। स्वाति अब रोज उसी कंस्ट्रक्शन की जगह पर काम करने जाया करती और धीरे धीरे स्वाति के पास काफी पैसे इकट्ठा हो गए थे। इस महीने में स्वाति ने 30,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, पर एक दिन जब वो काम से घर आई तब उसके पैसे चोरी हो गए। 5,000 रुपये उसने अलग रखे हुए थे, सिर्फ वही बचे, बाकी पैसे किसी ने निकाल लिए। एक पल तो स्वाति के सारे अरमान टूटे से नजर आने लगे। जो पैसे उसने इतनी मेहनत मजदूरी करके घर के किराए के लिए और रिया की पढ़ाई के लिए इकट्ठा किए थे, वो चोरी हो गए थे। स्वाति इसके बाद वो धर्मशाला छोड़ देने का फैसला करती है और अगले दिन
अपने लिए घर ढूंढने लग जाती है। लगभग 2 हफ्ते बाद उसे अपने लिए एक कमरे का घर मिलता है। स्वाति अपनी रिया को लेकर उसी घर में रहने लग जाती है। पर अब रिया का स्कूल बहुत दूर पड़ता था। आसपास बस प्राइवेट स्कूल थे जो काफी महंगे थे। स्वाति अब एक दुकानदार से कर्ज लेती है और रिया को उसी स्कूल में भेजने लग जाती है जो प्राइवेट स्कूल घर के पास था। दुकानदार ने उसे इस शर्त पर पैसे दिए कि स्वाति को 2 महीने तक उसकी दुकान पर काम करना होगा। इसलिए स्वाति अब वहीं काम करने जाने लगी। दुकानदार की नीयत भी बिगड़ती जा रही थी। वो स्वाति के साथ बदतमीजी करने लगा। एक दिन तो स्वाति द्वारा दुकानदार का विरोध किए जाने पर स्वाति को थप्पड़ मारा जाता है। दुकानदार कहने लगा, अगर यहाँ आती हो तो ये सब सहना पड़ेगा और आगे से यहाँ नहीं आना, नहीं तो अगर यहाँ नहीं आना चाहती हो तो मेरे 5,000 रुपये वापस करो। स्वाति, 1 महीने से तो मैं तुम्हारे यहाँ काम कर रही हूँ, इसका क्या मेहनताना नहीं मिलेगा? दुकानदार कहने लगा, अगर पीछा छुड़ाना चाहती हो तो पूरे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। स्वाति दुकानदार की ये बात सुनकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ती है। वह बेचारी आज अपने को बहुत ही मजबूर समझती है और फलक फलक कर रो पड़ती है। वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। जब स्वाति अपने घर के पास आती है तो घर के बाहर ही चाय की दुकान पर बैठ जाती है, क्योंकि रिया घर के अंदर पड़ रही थी। स्वाति चाय की दुकान वाले बूढ़े काका को स्वाति का ध्यान रखने का बोलकर जाती थी। स्वाति आज रोती हुई काका की दुकान पर बैठती है तो उसे रोता देखकर उसके रोने की वजह बूढ़ा काका पूछता है तो स्वाति अपना सारा दुखड़ा काका को सुनाती है। काका स्वाति के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटा, वो जो तेरे घर के पास एक बड़ा सा घर है ना, वहाँ जो 2 पति पत्नी रहते हैं वे बड़े भले लोग हैं और उनसे के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम उनसे जाकर मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। स्वाति के पास अब यही एक रास्ता था अपने आत्मसम्मान को बचाने का। तो वह उस घर के दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा एक औरत खोलती है। स्वाति उस औरत को अपनी पहचान और परेशानी बताती है तो वह औरत उसे अपने पति के पास लेकर जाती है और पूरी बात बताती है। उसके पति मदन जो है उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन स्वाति पैसे दुकानदार को दे आती है और उसका पीछा छूट जाता है। फिर वो मजदूरी करके अपना कर्ज चुकाने की कोशिश में लग जाती है। स्वाति लगभग 1 महीने तक कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर काम करती है। इससे वो अपने पड़ोसी पति पत्नी जिनसे उसने 5,000 रुपये लिए थे उन्हें लौटा देती है और अपने घर का 2,500 रुपये किराया भर देती है। रिया अभी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रही थी। अगले महीने उसकी फीस भरनी थी और कंस्ट्रक्शन वाला काम 1 महीने के लिए रोक देता है। इस वजह से स्वाति के पास काम ढूंढने की परेशानी हो रही थी। वे लोगों के घरों में जाकर काम करके और दुकानों में थैले बनाकर थोड़े थोड़े पैसे जोड़ तो रही थी, पर घर चलाने और रिया की किताबें और फीस भरने में उसे बहुत पैसा चाहिए था। अब फिर से किराए की तारीख भी करीब आ रही थी। स्वाति को अब एक जगह काम ढूंढना था ताकि उसके समय समय पर दूसरी जगह काम ढूंढने का वक्त न लगे। स्वाति एक दिन फिर से शुभम और कविता ग्रेवाल के घर पर जाती है। इस बार वो कर्ज नहीं बल्कि काम मांगने जाती है। जब वह उनके घर दरवाजा खटखटाती है तो कविता जी उसे तुरंत पहचान जाती हैं। कविता कहती हैं, अरे स्वाति, तुम आओ, अंदर आओ। स्वाति कहती है, नहीं दीदी, मैं अंदर नहीं आऊंगी। कविता कहने लगी, क्यों? स्वाति कहती है, दीदी आप बस इतना बता दो कि क्या आपके घर में मुझे काम मिल जाएगा। कविता कहती है, तुम्हें काम की क्या जरूरत क्या है? तब वह कहती है, स्वाति, हाँ दीदी, बार बार काम बदलती हूँ तो बरकत नहीं हो पा रही है। घर का किराया और रिया की फीस मुंह बाएं खड़ी रहती है। अब एक ही जगह काम करूंगी तो बार बार काम नहीं ढूंढना पड़ेगा। कविता कहती है, आज जाओ अब रसोई में और 3 कप चाय बना कर लाओ। स्वाति कहती है, मतलब आपने मुझे काम दे दिया? कविता कहती है, हाँ, मैं तुम्हें काम पर रख रही हूँ। अब भी अंदर जाओगी या बाहर से ही काम कर लोगी? स्वाति, अब घर के अंदर तो जाना पड़ेगा दीदी। कविता जो स्वाति को रसोई दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। स्वाति ऐसी रसोई में पहले भी काम कर चुकी थी, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं आई। वो 10 मिनट में 3 कप चाय लेकर उनके कमरे में पहुंचती है। वहाँ शुभम और कविता दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। स्वाति उनको चाय देती है। स्वाति
कहती है दीदी यहाँ पे तो सिर्फ आप और भैया हैं, तो आपने 3 कप चाय क्यों बनवाई? शुभम कहता तुम नहीं पियोगी, ये तीसरी तुम्हारे लिए। स्वाति कहती है भैया मैं पिया तो करती हूँ, पर अब बाहर काम पर जाती हूँ तो सिर्फ घर पर ही पिया करती थी 2 बार। शुभम कहता है मुझे भाई भी बोला है और चाय भी नहीं पीती है, अब तो घर तुम्हारा ही है, आराम से रहो यहाँ। स्वाति कहती है जी भैया जी। स्वाति अब खड़ी खड़ी चाय पीने लगती है तो शुभम और कविता उसे अपने पास बैठा लेते हैं। स्वाति को उन दोनों के बीच बहुत अच्छा लग रहा था। शुभम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और अपनी अच्छी कंपनी में काम करते थे, उनके यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार जयपुर के पास एक गांव में रहता था। शुभम जी और कविता जी अपने काम के कारण परिवार से दूर शहर में रह रहे थे। उनकी शादी को लगभग 2 साल हो गए थे। कविता और शुभम जी दोनों ही दिल के साफ थे, इस वजह से सब अच्छा चल रहा था। अब तो तीनों बैठे थे और शुभम जी और कविता जी स्वाति से बातें कर रहे थे ताकि उसे अच्छा फील हो और उसका घर में मन लग सके। शुभम कहता है रिया कैसी है स्वाति, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? स्वाति कहती है जी उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और वो बिल्कुल ठीक नहीं है। भैया कहते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती भैया, बच्चों के साथ नहीं खेलती, चुपचाप बैठी रहती है या पढ़ती रहती है। मैं घर पे नहीं रहती हूँ तो अकेली रहती है, इस वजह से गुमसुम सी रहती है। और बच्चे का खेलना तो जरूरी होता है ना भैया। मैं कभी उससे कहूँ कि खेल लिया करो तो बोलती है मुझे डर लगता है, कहीं पापा आ गए तो मुझे बहुत मारेंगे। सुमा और स्वाति के उसके अतीत के बारे में पूछता है, क्योंकि स्वाति बातों बातों में रिया के अपने पापा से डरने के बारे में बता देती है। स्वाति भी अपनी कहानी सुना देती है। शुभम कहने लगा मुझे लगा था कि तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम अकेली रहती हो, पर यहाँ तो और ही कहानी है। स्वाति तुम पढ़ी लिखी हो, स्वाति तुम्हें सुरेश पर केस करना चाहिए था। कविता कहती है हाँ स्वाति, उसे सख्त सजा मिलती। स्वाति कहने लगी वहाँ के लोगों की सोच बहुत खराब है, मुझे तो पुलिस थाने जाने से भी डर लगता है। औरत को बस चीज की तरह रखते हैं, उसकी खुशी का कोई कीमत नहीं है। यह सुनकर शुभम और कविता एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। स्वाति तुम रिया को स्कूल से आने के बाद यहाँ ले आया करो, कविता उसे पढ़ा दिया करेगी, उसे अकेलापन भी नहीं लगेगा। वैसे भी अब तो कविता को घर का काम भी नहीं करना पड़ता। कविता कहती है हाँ स्वाति तुम उसे यहीं बुला लिया करो, मैं सारा दिन बैठे बैठे क्या करूँगी, वैसे भी मैं अकेले बोर हो जाती हूँ, और तो मुझे बच्चे का ध्यान रखना भी आना चाहिए ना। जी दीदी जी। शुभम कहता है हाँ बच्चे का ध्यान रखना सीख लो, अब तो जल्दी ही काम आने वाला है। स्वाति कहती है बच्चा। शुभम कहता है अरे मेरी बहना तुम बुआ बन जाओगे 8 महीने में। कविता ने इसलिए तो तुम्हें काम पर रखा है क्योंकि अब वो थक जाती है काम करते करते, और ये सुबह ही बोल रही थी कि या तो मैं गांव जाऊंगी या माँ को यहाँ बुला लो। आज इसने झाड़ू पोछा भी मुझसे ही करवाया, देखो संडे के दिन भी मुझे काम करना पड़ा। स्वाति अब नहीं करना पड़ेगा भैया आपको काम, अब मैं हूं ना काम करने के लिए और दीदी का ध्यान रखने के लिए। कविता कहती है तुम मुझे भाभी कहा करो, मेरी बहन तो है पर ननंद नहीं है। शुभम कहता है मेरी तो बहन की कमी पूरी हो गई। कविता कहने लगी तभी तो बोल रही हूँ मुझे भी ननंद चाहिए, आपको बहन मिल सकती है तो मुझे ननंद क्यों नहीं। स्वाति कहती है ठीक है, अब मैं आपको भाभी भैया बुलाया करूंगी। कविता अब हुई ना बात, और अब रिया को यहाँ लेकर आओ और हम दोनों उसके साथ खेलेंगे, तुम घर का काम करोगी। स्वाति कहती है जी भाभी लेकर आती हूँ। अब स्वाति कविता जी और शुभम जी के घर पर काम करती। रिया भी स्कूल से आने के बाद कविता के पास आ जाया करती। कविता भी रिया को बहुत प्यार से रखती थी, और स्वाति भी मजदूरी पर नहीं जाती थी तो वह भी रिया को वक्त दे पाती थी। स्वाति समय से रिया की फीस और घर का किराया भी भर पा रही थी, अब उसके पास पैसे बचने भी लगे थे। स्वाति को शुभम जी और कविता जी अच्छे से रखते थे। स्वाति भी कविता का बहुत ध्यान रखती। धीरे धीरे समय बीता, कविता और शुभम जी को एक बेटी हुई। आज वह सब बहुत खुश थे। शुभम भी उस बच्ची का नाम खुशी रखते हैं, वे बहुत ही खुश थे। उनको देखकर स्वाति सोच रही थी कि मेरी रिया के वक्त तो किसी ने मुझे ढंग से बात भी नहीं की, और शुभम भैया कितने खुश हैं। ये समाज पता नहीं कैसा है, कहीं इतनी अच्छाई
तो कहीं इतनी बुराई है। रिया बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। संडे को जब शुभम जी घर पर होते तो वह इस बारे में काफी कुछ पूछती। शुभम जी जब उसे कुछ बताते तो वह बहुत अच्छा लगता था उसे। एक दिन रिया भी बोल दी कि मैं भी बड़ी होकर इंजीनियर बनना चाहूंगी। तब शुभम जी जवाब देते हैं कि जरूर बनोगी बेटी। स्वाति भी वहीं थी और रिया को उसके बात सुन के बहुत खुशी हुई। स्वाति धीरे धीरे अब और ज्यादा पैसा जमा करने की कोशिश करती ताकि रिया को अच्छे से पढ़ा सके, पर हर महीने घर का किराया उसकी काफी बचत खा जाता था। तो वो एक दिन घर खरीदने का निर्णय करती है ताकि बार बार का खर्चा ना लगे। जब वो घर खरीदती है तो एक बार तो सारी बचत चली जाती है, पर इसके बाद काफी पैसे बचने लगते हैं क्योंकि घर चलाने से ज्यादा पैसा नहीं लगता था। स्वाति की कमाई रिया की पढ़ाई में लग रही थी या वो पैसे जमा कर रही थी। धीरे धीरे खुशी भी बड़ी होने लगी। अब वह रिया को दीदी कहने लगी और उसके साथ स्कूल जाने लगी। खुशी रिया को बहुत पसंद करती थी। उसे बड़े ही प्यार से रिया दीदी बुलाया करती थी। खुशी को अगर खेलना होता भी तो रिया को ही बोलती, अगर भूख लगती तो भी रिया को, अगर कोई और काम होता तो वह रिया को ही बोलती थी। रिया भी उसे अपनी छोटी बहन के जैसे ही प्यार करती थी। खुशी और रिया दोनों ही बड़ी होने लगी। अब रिया राजकुमार की कहानी से उदास भी नहीं होती थी। रिया और खुशी की दोनों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। खुशी अब 10वीं क्लास में थी और रिया 12वीं पास कर चुकी थी। खुशी का डिफेंस सेक्टर में जॉब का अपना सपना अपनी आंखों में सजाए थी और रिया इंजीनियर बनने का। रिया ने IIT का एग्जाम क्लियर कर इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। रिया का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। रिया वहाँ BTech में बहुत मेहनत कर रही थी ताकि वो अपनी माँ को एक सुकून की जिंदगी दे सके। इधर स्वाति बहुत खुश थी। उसकी रिया अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। भले ही रिया अब हॉस्टल में रहने लगी थी स्वाति से दूर, पर वो काफ़ी खुश रहा करती थी। वो अपनी बेटी के खुशियों के सपने अपनी आंखों में सजोए हुए थी। खुशी अपनी रिया दीदी को काफ़ी याद करती थी। अब तो उसे अपने सारे काम खुद करने की आदत हो गई थी। कविता जी और शुभम जी को भी रिया की याद आती थी तो वे लोग ये सोचकर खुश होते थे कि रिया अपनी माँ के लिए बहुत मेहनत कर रही है। ऐसे समय बीतता जा रहा था। रिया की साल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसकी एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी लग गई थी। अब रिया घर आई तो उसे देखकर स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। वो भागकर अपनी रिया को गले लगा लेती है। स्वाति कितनी दुबली हो गई है मेरी बच्ची। रिया कहती है वहाँ खाना नहीं खाया ढंग से। रिया कहती है अब कुछ महीने आपके पास रहूंगी तो खिला खिला कर देना मुझे मोटी। स्वाति कहने लगी तू ठीक है ना बेटी। रिया कहने लगी आपके सामने सही सलामत ही तो हूँ खड़ी हूँ, माँ क्यों चिंता करती हो आप। खुशी ने भी रिया को गले लगाते हुए कहती है कि बहुत याद आई थी दीदी आपकी। रिया कहने लगी मुझे भी बहुत याद आई थी मेरी खुशी की। रिया कविता जी और शुभम जी से भी मिलती है और धीरे धीरे दिन बीतते हैं। रिया को जॉब करते हुए 2 साल हो गए। आज उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। स्वाति को आज हर सुख मिला हुआ है। अब वो गर्व से कहती है कौन कहता है बेटी बोझ होती है। लड़का तो फिर भी अपने माँ बाप के कर्ज को भूल जाता है और लड़की हमेशा सबको याद रखती है, सबका ध्यान रखती है। रिया और स्वाति दोनों ही सुरेश और शारदा देवी की कमी दोनों को खलती है। इसलिए एक दिन रिया अपने पुराने घर में जाती है और उसके पापा सुरेश और दादी शारदा देवी सूख कर कांटा हो चुके थे। सुरेश की शराब छूट चुकी थी और वो मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। शारदा देवी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए घर का काम भी सुरेश ही करता था। अब उसे बहुत पछतावा होता था कि उसने क्या किया अपनी बेटी और पत्नी के साथ। रिया जब उनको अपनी पहचान बताती है तो वे लोग खुशी से मारे झूम उठते हैं। जिससे कभी रिया को डर लगता था, आज वो अपने डर पर काबू करके अपने पिता से मिलने आई थी और उसका यहाँ आना सफल भी हुआ। जयपुर चलकर सुरेश और शारदा देवी स्वाति से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं और स्वाति भी उनको माफ़ कर देती है। आखिर तो लड़की का ही था जो अपनों के लिए आज भी तड़पता था। आज सही मायने में रिया अपनी माँ को सारी खुशियाँ दे देती है। अब सब खुशी से रहने लगे। अब रिया भी अपनी आंखों में एक सफ़ेद घोड़े वाले राजकुमार का सपना संजोए
संजोए हुए है, क्योंकि अब वह पढ़ लिख कर अपने कदमों पर खड़ी हो गई है। उसके पिता को भी अकल आ गई है, दादी भी समझ गई है, पिता भी समझने लगा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की अपनी बेटी को बोझ समझकर। गांव के लोगों ने उसका कितना मजाक उड़ाया कि देखो शराबी की बीवी भाग गई अपनी बेटी को लेकर, कितना कुछ उसको सुनने को मिला। लेकिन आज उसका गर्व से सीना चौड़ा हो गया है, उसकी बेटी ने उसका नाम रोशन कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।